हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो आप। कमाल के एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, जिसकी स्टोरी फ्यूचर टाइम की होने वाली है, जहाँ कोविड से भी खतरनाक वायरस दुनिया में आ चुका है और ये वायरस केवल मेल पॉपुलेशन पे ही असर करता है, जिससे 99.9% मेल पॉपुलेशन अब वाइप आउट हो चुकी है। सिर्फ 5 मेल बचे हैं ओवर 5 बिलियन फीमेल्स। क्या होता है स्टोरी में और क्या होती है उन 5 मेल्स की सोच ऐसी सिचुएशन में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2040 से होती है, जहाँ दुनिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और लोग तभी काम करते हैं जब उनका मन करता है। कहानी का मेन कैरेक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है, रीटो, जो डॉक्टर बनना चाहता है और नेशनल स्कूल में अपने क्रश एलिशा के साथ पढ़ाई भी करता है। आज वो एलिशा को अपने दिल की बात बताने आया है और उसके साथ साथ उसे ये भी बताता है कि उसे एक गंभीर जानलेवा बीमारी है, जिसके लिए उसे 5 साल हाइबरनेट मोड में रहना होगा। तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी 5 साल तक? एलिशा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। रीटो फिर अपने भाई बहन मिहारू और रू के साथ निकल जाता है हॉस्पिटल, जहां उसने इलाज की बात की थी। यहाँ डॉक्टर से बताते हैं कि उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, जैसा लगेगा वो अभी सो के उठा है। यहाँ एलिसा भी उसे अपना प्यार का इजहार करने आती है, तो रीटो उसे अपना नेकलेस देता है और कहता है कि उसका इंतजार करना। यहाँ रीटो को अब हाइबरनेट करने का प्रोसेस शुरू हो गया था, पर वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि क्या सच में एलिसा उसका 5 सालों तक इंतजार करेगी। तभी एलिसा कहती है कि हाँ, वो उसका इंतजार करेगी, और ग्लास पर हाथ रखते ही वो गहरी नींद में सो जाता है। अगले ही पल रीटो का आंख खुलता है, जिसके सामने होती है एक खूबसूरत लड़की मीरासू। मीरासू बताती है कि ये साल 2045 है और मैं आपकी केयर टेकर हूँ। एक क्विक चेकअप के बाद नर्स उसे शर्माते हुए बोलती है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मीरासू रीटो को अपने साथ आने को बोलती है कि पिछले जो 4 सालों में हुआ उसका ये जानना बहुत ज़रूरी है। रीटो को एक सिक्योरिटी वैन में 2 वुमेन सिक्योरिटी गार्ड के साथ ले जाया जा रहा था। रीटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मीरासू से बताती है कि आज से 4 साल पहले एक नया वायरस दुनिया में आया, MK वायरस, जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक और तेज़ी से संक्रमित हुआ, जिससे दुनिया की पॉपुलेशन आधी से भी कम हो गई। रीटो को उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कार से बाहर आकर देखता है तो चारों तरफ से औरतों से घिर जाता है। उसे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसमें से एक औरत उस पर चीखते हुए बोलती है, अरे ये तो एक आदमी है। गार्ड उसे पकड़ के साइड में करते हैं और अब मीरासू उसे अच्छे से बताती है कि इस MK वायरस का नाम मेल किलर वायरस है, जो कि दुनिया के 99.9% मेल्स को ख़त्म कर चुका है। रीटो से पूछता है फिर मैं कैसे बच गया। मीरासू से बताती है कि शायद जो उसका खतरनाक जानलेवा बीमारी था वही उसके जान बचाने का कारक है, क्योंकि ऐसे 5 लोग और हैं जिनको ये बीमारी थी और वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, जिनमें से रीटो दूसरा नंबर का आदमी है जिसे होश आया है। मीरासू रीटो से बताती है कि यहाँ पे तुम जो भी औरतें देख रहे हो उनके साथ तुम संबंध बना सकते हो अगर तुम चाहो, और अब तो ये मानवता के लिए ज़रूरी भी हो गया है। रीटो साफ मना कर देता है और कहता है मैं पहले अपनी बहन से मिलना चाहूँगा। रीटो बैठ के न्यूज़ चैनल देख रहा होता है, जहाँ पे उसके होश में आने की खबर न्यूज़ चैनल्स में भी थी, और यह देश जापानीज यूनाइटेड वुमेन अब चला रही हैं। मीरासू से आगे कहती है तो अब तो तुम्हें इस स्थिति का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मानवता कितने ज़्यादा खतरे में है, और अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए जिससे कि अब हम मानवता का कल्याण कर सके। रीटो कहता है तो तुम लोग आर्टिफिशियल तरीका क्यों नहीं यूज करते। मीरासू से कहती है कि हमने सारे तरीके अपना लिए हैं, पर नेचुरल फर्टिलाइजेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है लाइफ डेवलपमेंट का। तभी रीटो की बहन मिहारू आके मिलती है और फिर वो अपने भाई रू से भी मिल के आता है, जिसे डीप स्लीप में रखा गया था। फिर रीटो मिहारू से एलिसा के बारे में पूछता है। मिहारू बताती है कि वो पिछले 3 सालों से गायब है। रात होती है और मीरासू नाइट ड्रेस में रीटो से संबंध बनाना चाहती है, पर रीटो उसे ज़बरदस्ती मना कर देता है। मीरासू को लगता है कि रीटो उसे पसंद नहीं करता, तो वो बाहर आ जाती है। बाहर से नंबर 1 की केयर टेकर गुजर रही होती है, तो वो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नंबर आगे लगवा सकती हूँ अपने बॉस के पास। मीरासू कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह मीरासू रीटो को कई सारे लड़कियों को दिखाते हुए बोलती है कि इनमें से जिसे तुम पसंद करो वो तुम्हें मिल जाएगी। रीटो साफ साफ मना करते हुए बोलता है कि मैं इस आपातकाल स्थिति का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मीरासू फिर बोलती है कि समझने की कोशिश करो, हमें जल्द से जल्द लाइफ डेवलपमेंट को इंक्रीज करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। रीटो कहता है ठीक है, मुझे 1 मंथ का टाइम दो, मैं इसकी शुरुआत अपने बचपन की दोस्त अपना प्यार एलिसा से शुरू करना चाहता हूँ। मीरासू कहती है ठीक है, पर मैं डेली एक लड़की तुम्हारे रूम में भेजती रहूंगी, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। इधर नंबर 1 हीनो, जो रीटो से पहले होश में आया था, अपने जिंदगी के असल मजे ले रहा था। उसकी केयर टेकर हर उस लड़की को उसके सामने लाकर खड़ी कर देती है जिसको हीनो पहले सिर्फ टीवी में देखा करता था। रीटो इधर मीरासू से पूछता है कि हम MK वायरस का इलाज ढूंढ कर भी तो जो लोग कुछ डीप स्लीप में हैं उन्हें संक्रमण से बचा सकते हैं ना। मीरासू कहती है जिन्होंने इसका क्योर ढूंढने पर काम किया उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई,
इधर हीनो की मुलाकात रीटो से होती है। हीनो कहता है तो तुम ही हो सख्त लौंडे, देखो भाई भगवान ने हमें एक जिंदगी आशीर्वाद में दिया है तो मौज करो यार, और उसका मजाक उड़ा के वहाँ से चला जाता है। रात में जब रीटो शावर ले रहा होता है तो कमरे की लाइट चली जाती है। हमेशा की तरह रीटो के कमरे में एक लड़की आती है और रीटो उसे मना करके सो जाता है। सुबह में वो लड़की अलग सोफे पे सोई हुई दिखती है और रीटो के कंबल से एक छोटी सी लड़की निकलती है, सुई, जो उसकी बॉडीगार्ड होती है। वो उसे इलिसा के लैब ले जाती है। तभी रास्ते में एक बड़ा सा बियर अपने केस से छूट जाता है, जिसे सुई एक लात मार के बेहोश कर देती है। इलिसा के लैब से पता चलता है कि वो भी एमके वायरस के क्योर पे काम कर रही थी। यहाँ रीटो अपने कुछ पिछले पलों को याद करता है कि कैसे इलिसा के डॉग के बीमारी से मर जाने के कारण दोनों ने डॉक्टर बनने की ठान ली थी। फिर वो भी ये फैसला लेता है कि वो भी एमके वायरस के क्योर पे काम करेगा, क्योंकि इस सब का इलाज लस्ट में नहीं एमके वायरस के नष्ट में है। वो यूडब्ल्यू से बात करके लाइव टेलीकास्ट कराता है कि वो एमके वायरस के क्योर पे काम करेगा और किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कहीं और से इलिसा भी देख रही होती है। लैब में ही रीटो को इलिसा की वीडियो फुटेज मिलती है, जिसमें वो बताती है कि एमके वायरस एक नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड वायरस है, जिसे लैब में बनाया गया है। शाम में रीटो मीरासू से मिलता है और उसे उस रात के लिए माफी मांगता है कि उसने उससे और उसके भेजी लड़कियों के साथ वो नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो उन सब की फिक्र नहीं करता है। यहाँ मीरासू को पता चलता है कि रीटो कितना काइंड हार्टेड पर्सन है। इधर जापानीज यूडब्ल्यू के मेंबर्स नंबर 2 के इस बर्ताव से ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। वो नंबर 1 की काफी तारीफ कर रहे थे कि वो कितने कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध बना चुका है, पर इस स्पीड को बढ़ाने के लिए नंबर 3 को होश में लाना पड़ेगा। नंबर 3 की केयर टेकर उन्हीं की मेंबर में से एक कैरेन होती है। नंबर 3 का नाम होता है डाइशोटा, जो बहुत ही शांत, इंट्रोवर्ट और जो अपने टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान किए जाने वाला लड़का होता है, जिसकी कोई फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो हमेशा क्लास में बुली किया जाता था। सिर्फ उसकी एक पियानो टीचर थी जो उसकी केयर किया करती थी। एक दिन शोटा को बुखार आता है और जब वो चेकअप के लिए जाता है तो उसे भी वही जानलेवा बीमारी थी जो रीटो को थी। अगले दिन जब टीचर शोटा की बीमारी के बारे में क्लास को बताती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। घर जाते समय एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसका मजाक भी उड़ाता है कि तू तो कुंवारा ही मर जाएगा, और उसके ऊपर थूक के चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो उस घर आके बस अपने आप को ही कोसता रहता और अच्छी दुनिया की कामना करता। अगली सुबह जब वो टैंक में अपने इलाज के लिए जाता है तो यही सोचता है कि काश उसके आने पे ये दुनिया थोड़ी रहमदिल हो जाए। अब हम प्रेजेंट में शोटा को देखते हैं, जिसका स्वागत कैरेन करती है। वो बताती है कि उसके पापा उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो एमके वायरस से बचे हुए हैं और डीप स्लीप में हैं। शोटा उससे अपने मॉम और बहन के बारे में पूछता है जो अमेरिका में रहते थे, तो वो कहती है कि हमारी जानकारी सिर्फ जापान तक ही सीमित है। शोटा इस दुनिया से थोड़ा खुश था क्योंकि वो हमेशा से ऐसी दुनिया चाहता था जहां उसे कोई परेशान न करे। कैरेन उसे क्लासरूम में सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है तो ये यही सोच रहा होता है कि पूरा मेल पॉपुलेशन गायब हो गया है, इसीलिए उसे इतना अटेंडेंस दिया जा रहा है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपने म्यूजिक टीचर से मिलता है जो उसको देख के काफी खुश होती है और अपने घर डिनर पे इनवाइट करती है। कुछ देर बाद शोटा अपने फील्ड में बैठा हुआ था। वहाँ पे कैरेन आकर एक एक लड़कियों के बारे में बताना शुरू कर देती है। शोटा कहता है ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। कैरेन कहती है कि तुम इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चूज कर सकते हो। रात होती है और शोटा अपने म्यूजिक टीचर के यहाँ आता है। खाना पीने के बाद म्यूजिक टीचर शोटा से संबंध बनाने को कहती है और वो उन्हें मना नहीं कर पाता। अगली सुबह एक लड़की नात्सु चैन शोटा से बात करना चाहती है, तभी एक लड़की दोनों के बातों के बीच में अपना बात लगा देती है। शोटा उससे बात करने लगता है तो नात्सु चैन वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर वो वॉलीबॉल ग्राउंड आता है जहाँ अकीरा अपना इंप्रेशन जमाने के लिए वॉलीबॉल जोर से मारती है जो उसके ओपोनेंट को लग के बाद में शोटा को लग जाती है। अब वो आगे उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। शोटा शाम में अपने पियानो क्लास में आ जाता है जहाँ म्यूजिक टीचर उसके घाव देखती है और फिर वो उससे अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के बारे में पूछती है। शोटा कहता है कि उसे खुशी है कि उसने अपने संबंध उससे बनाए जो मेरा ख्याल रखती है। इधर कैरेन को जापानीज यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि सब कैसा चल रहा है। कैरेन कहती है सब बढ़िया चल रहा है। अगली सुबह शोटा जगता है जहां यूजुकी उसके लिए नाश्ता बना रही होती है। शोटा सोचता है एक पल में उसकी जिंदगी ही बदल गई है। स्कूल में कैरेन शोटा को एक्सरसाइज के बहाने लेके आती है जहां वो सभी से वल्गर एक्टिविटीज कराती है। लास्ट में शोटा शर्म से वहां से भाग जाता है। रात होती है, अकेले बैठकर वो यूजुकी से बात कर रहा होता है जो उसे बताती है कि 2 वीक के लिए वो कहीं जा रही है। तभी डोर नॉक होता है और दरवाजे पे नात्सु चैन होती है। कैरेन बताती है 1 वीक के लिए नात्सु चैन तुम्हारे साथ रहेगी और नेक्स्ट वीक कोई और लड़की। नात्सु चैन बताती है कैसे एमके वायरस से उसके होने वाला पति जो उससे 20 साल बड़ा था और उसके पिता गुजर गए और अब वो शोटा से प्यार करने लगी है। शोटा भी नात्सु चैन से संबंध बना लेता है। अगले दिन रीटो अपने एमके वायरस के इलाज के मिशन से काफी चर्चे में था।
सभी उम्र की लड़कियां उसकी तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि उसके कुछ फैंस तो उस बिल्डिंग के नीचे भी आ गए थे। मिरासू रीटो को फिर कुछ लड़कियों की फोटो दिखाकर उसे चूज करने बोलती है, पर एज ऑलवेज रीटो मना कर देता है और फिर वो अपनी बहन के बारे में पूछता है कि कहाँ है। मिरासू बताती है उसे रिफ्यूजी एरिया में देखा गया है। इधर सोता नात्सुचेन के साथ उठता है और पानी पीकर अपने म्यूजिक टीचर से मिलने जाता है। उधर हीनो रीटो को मिलता है और बताता है कि वो बहुत जल्दी बाप बनने वाला है। रीटो कहता है वो खुद को तो अभी फादर इमेजिन भी नहीं कर सकता। हीनो कहता है पर क्या करे, मैं ये सब खुद के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मानवता के रक्षा के लिए ही तो कर रहा हूँ। उधर सोता अपने और नात्सुचेन के बीच हुए चीजें यूजुकी से बताता है। वो कहती है कोई बात नहीं, उसे पता है ये करना जरूरी है और वहाँ से चली जाती है। सोता केरन से छत पे बात करता है कि पता नहीं क्यों मुझे स्कूल एक ट्रैप की तरह लग रहा है। केरन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये है कि ये स्कूल सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है ताकि तुम यहाँ ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को प्रेग्नेंट कर सको। आओ इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। इतना कहकर वो क्लासरूम में आके सभी लड़कियों को एक ऑर्डर देती है, जिसे देखकर सोता को अब सब चीज समझ में आने लगा था। जापानीज यूडब्ल्यू की हेड सोता के इस प्रोग्रेस से काफी खुश थी, पर वो अब भी नंबर 2 यानी रीटो से भी कुछ उम्मीद की थी। इसलिए अगली सुबह रीटो एक अनजान लड़की मारिया और उसकी नई केयरटेकर कैटेगरी से मिलता है। मिरासू को उन्होंने हटा दिया था। कैटेगरी बताती है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मिरासू का काम था तुमसे ज्यादा लड़कियों का संबंध बनवाना, जिसमें वो फेल रही। रीटो यूडब्ल्यू के मेंबर से कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती। यूडब्ल्यू के मेंबर की एक हेड कहती है ठीक है, हम उसे नहीं हटाते हैं, जाओ और उसके साथ संबंध बनाओ। रीटो कहता है पर वो तो एमके वायरस के क्योर पे काम कर रहा है ना। कैटेगरी कहती है केवल उससे काम नहीं चलेगा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिसर्च के काम में कोई प्रॉब्लम ना आए तो तुम्हें सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ साथ निभाना होगा। फिर हम बाहर मिरासू और कैटेगरी को बात करते सुनते हैं। मिरासू कहती है ये सबसे अलग है, ऐसा जो अपने बातों पे अडिग हो, जो औरतों की रिस्पेक्ट करता हो। अगली सुबह सभी किमोन शहर जाने को निकलते हैं। रीटो मारिया से जानने का कारण पूछता है तो मारिया अपने ऊपर जूस गिरा लेती है और बाथरूम की तरफ भागती है। बाहर रीटो जाके पूछता है तुम ठीक तो हो ना। मारिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे लड़कों की आदत नहीं है। रीटो कहता है पर हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मारिया बताती है किमोन सिटी ही वो शहर है जहाँ एमके वायरस का पहला मरीज पाया गया था। तो दोस्तों वर्ल्ड्स एंड हेरेम के एक्सप्लेनेशन में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसे कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।